15 अगस्त 1947 से पूर्व हमारा देश भारत अखंड था। इस अखंड भारत के हिस्से में आज का हमारा हिंदुस्तान तो था ही, साथ ही साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश भी इसका हिस्सा थे। इसके अलावा जहां आज पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की जमीन विवादों के घेरे में रहती है, वहीं एक समय पहले ना पाकिस्तान था ना बांग्लादेश, बस एक हिंदुस्तान था। आज़ादी के बाद भारत का सबसे पश्चिमी हिस्सा अलग हुआ और एक अलग देश का निर्माण हुआ जो कहलाया पाकिस्तान। इसी तरह भारत के पूर्वी हिस्से से हटकर एक और अलग देश की रचना हुई जो पहले पाकिस्तान का ही हिस्सा था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। लेकिन 1971 में ये एक नया देश बनता है और इसका नाम पड़ता है बांग्लादेश। आज की तारीख में हमारा देश भारत 28 राज्यों और 8 यूनियन टेरिटरीज को मिलाकर 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है। अगर भारत के इस टोटल लैंडमास को और बढ़ाना हो, यानी अगर हमारे देश में कोई नई जमीन को ऐड करना हो जो भारत का हिस्सा नहीं है, तो ऐसे केस में हम आर्टिकल 2 का इस्तेमाल करते हैं। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस आर्टिकल 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द टॉपिक्स रिलेटेड टू दिस आर्टिकल। तो आर्टिकल 2 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 यानी यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का हिस्सा है। आर्टिकल 2 की शुरुआत उसके टाइटल से होती है जो कहता है एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। इसका मतलब है कि हमारे संविधान का आर्टिकल 2 देश के लैंडमास में कोई एक नई स्टेट को जोड़ने, यानी जो स्टेट इतिहास में कभी भी भारत का हिस्सा नहीं रही है, उसको जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब ये भी निकलता है कि आर्टिकल 2 में जो स्टेट शब्द का इस्तेमाल किया गया है, उसका मतलब इस आर्टिकल में भारत के अंदर जो अलग अलग प्रदेश हैं उससे नहीं है, बल्कि इस आर्टिकल में स्टेट शब्द को फ्री तरीके से इस्तेमाल किया गया है, यानी कि हमारे देश के बाहर की कोई जमीन या फिर बाहर के किसी देश को भी इस आर्टिकल में स्टेट कह रहे हैं। ऐसा हमको 2 कारणों से पता चलता है। पहला कारण है क्योंकि इस आर्टिकल के टाइटल में न्यू स्टेट शब्द का इस्तेमाल किया गया है, और दूसरा कारण था कि संविधान सभा में जब आर्टिकल 2 का ड्राफ्ट पेश किया गया था तो न्यू स्टेट शब्द को इस्तेमाल करने पर डिस्कशन हुआ और संविधान सभा के एक सदस्य ने कहा कि स्टेट्स का इस्तेमाल संविधान में कभी सत्ता को डिनोट करने के लिए किया जाता है तो कभी प्रदेशों को डिनोट करने के लिए, और इस आर्टिकल में नई जमीन या बाहर के किसी देश को डिनोट करने के लिए न्यू स्टेट शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इससे संविधान में कन्फ्यूजन का स्कोप रहता है। उनका मानना था कि स्टेट शब्द का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से ही किया जाना चाहिए जो अ काइंड ऑफ सॉवरेनिटी को दर्शाता है, यानी एक देश की फंक्शनिंग अथॉरिटी को दर्शाता है जो स्वतंत्र है, मतलब सरकार को दर्शाता है। इनका प्रस्ताव था कि इस आर्टिकल में स्टेट की जगह प्रोविंसेस या फिर कोई और शब्द डाल सकते हैं, लेकिन ऐसा करने पर ऐसा लगता है कि भारत आज भी अंग्रेजों का गुलाम है और आज भी ब्रिटिश लेगेसी के साथ जी रहा है। इस वजह से हमने आर्टिकल 2 में स्टेट शब्द का इस्तेमाल किया है। एक वजह और भी थी जिससे हमने आर्टिकल 2 में स्टेट शब्द का इस्तेमाल किया है, जिसको हम थोड़ी देर में जानेंगे। तो याद रखने वाली बात इतनी है कि आर्टिकल 2 के टाइटल से ही ये क्लियर हो जाता है कि ये आर्टिकल सिर्फ वो ज़मीन जो भारत का हिस्सा कभी नहीं रही उसको देश में इंक्लूड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आर्टिकल 2 की मेन बॉडी में लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट मे बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और इस्टेब्लिश न्यू स्टेट ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक्स फिट। इसको पढ़ने पर हमें 3 बातें समझ में आती हैं। पहली ये कि सिर्फ पार्लियामेंट ही एक लॉ के जरिए देश के लैंडमास में किसी ज़मीन को जोड़ सकती है। बाकी जो भारत में अलग अलग प्रदेश हैं और जो उनकी विधानसभाएं हैं वो ऐसा नहीं कर सकती हैं। सिर्फ पार्लियामेंट के पास ही ये ताकत है कि वो भारत के एरिया में किसी और नई ज़मीन को जोड़ सकती है। दूसरी बात ये समझ में आती है क्योंकि इस पूरे आर्टिकल में सिर्फ न्यू स्टेट्स का मेंशन किया गया है, यानी पार्लियामेंट एक नई ज़मीन जो भारत का हिस्सा कभी नहीं रही है उसको सिर्फ एक प्रदेश यानी एक स्टेट बनाकर ही देश में ऐड कर सकती है। इस आर्टिकल की पावर सिर्फ और सिर्फ किसी नई ज़मीन को स्टेट बनाकर देश के एरिया में ऐड करने तक सीमित है। यूनियन टेरिटरी के रूप में किसी ज़मीन को ऐड करने का अलग प्रोसेस है जो इस आर्टिकल की पावर्स के बाहर है। एक और बात जो आर्टिकल 2 को पढ़कर समझी जा सकती है वो ये है क्योंकि आर्टिकल 2 इस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स की बात करता है, यानी पार्लियामेंट कोई ज़मीन जो किसी और देश का हिस्सा है उस ज़मीन को उस देश से अलग करके नई स्टेट बनाकर इस्टेब्लिश कर सकती है और फिर उसको अपने देश में एडमिट भी कर सकती है। यानी मान लीजिए कि भारत पाकिस्तान का आधा हिस्सा वॉर में जीतकर उससे अलग कर देता है, फिर उस अलग करी गई ज़मीन के हिस्से को अलग नाम देकर एक स्टेट बनाकर भारत के लैंडमास में ऐड कर लेता है। इसी चीज़ को आर्टिकल में इस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स लिखकर बताने की कोशिश करी गई है। तो भारत के टोटल एरिया में अगर कोई नई स्टेट जोड़नी हो जो भारत का हिस्सा कभी नहीं रही तो उसके लिए पार्लियामेंट आर्टिकल 2 की अपनी पावर्स के अंदर एक लॉ पास करके इंक्लूड कर सकती है।
इस चीज को आर्टिकल 2 में पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन कहकर दर्शाया गया है। यानी फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान का पूरा देश ही हम अपने देश में एक स्टेट के रूप में ऐड करते हैं तो वो इस कैटेगरी में आएगा। लेकिन इस आर्टिकल में आगे लिखे और इस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स का मतलब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो अगर हम पाकिस्तान के एक हिस्से को अपने देश में नया नाम और पहचान देकर एक स्टेट के रूप में इस्टेब्लिश करके इंक्लूड करते हैं तो इस आर्टिकल में लिखे इस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स की कैटेगरी में आएगा। तो इस पूरे आर्टिकल 2 का मतलब बस इतना है कि ये आर्टिकल भारत में नई स्टेट्स को जोड़ने में इस्तेमाल करा जाता है, जो स्टेट्स कभी आज़ादी के बाद से और भारत के 1947 में बनने के बाद देश का हिस्सा नहीं रही हैं। कि आज़ादी के समय काफ़ी रियासतें भारत का हिस्सा बनने को तैयार नहीं थी और ना ही हमें पता था कि ये रियासतें कब भारत का हिस्सा बनने को तैयार होंगी या फिर होंगी भी कि नहीं। लेकिन अगर ये रियासतें आगे चलकर भारत का हिस्सा बनती हैं तो इन रियासतों को भारत का हिस्सा बनाने का काम आसानी से हो जाए, इस वजह से संविधान में आर्टिकल 2 लिखा गया। बट दिस आर्टिकल हैज़ बीन अ डेड लेटर, यानी आर्टिकल 2 आज तक कभी भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। जब गोवा को हमने पोर्तुगीज से छुड़ाकर अपने देश का हिस्सा बनाया था तब भी हमने आर्टिकल 2 का इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि हमने गोवा को यूनियन टेरिटरी के तौर पर देश का हिस्सा बनाया था। ठीक इसी तरह जब पौंडीचेरी फ्रेंच कॉलोनी से आज़ाद होकर हमारे देश का हिस्सा बना था तो वो भी यूनियन टेरिटरी के तौर पर देश का हिस्सा बना था। और जैसा हमने अभी पढ़ा कि आर्टिकल 2 सिर्फ स्टेट्स को एडमिट करने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, न कि किसी ज़मीन को यूनियन टेरिटरी के तौर पर देश में जोड़ने के लिए। यूनियन टेरिटरी को तो पार्लियामेंट अपनी आर्टिकल 368 की पावर्स का इस्तेमाल करके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत भारत का हिस्सा बनाती है। इसी सिलसिले में जब सिक्किम भारत का हिस्सा बना था तो वो भी यूनियन टेरिटरी के तौर पर देश का हिस्सा बना था। जैसा हमारे संविधान में यूनियन टेरिटरी को ऐड करने का तरीका है, उसी के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके सिक्किम भारत में जोड़ा गया था। असल में अंग्रेज़ों के जाने के बाद जब भारत लगातार प्रयास कर रहा था कि अलग अलग रियासतों को अपने साथ लाकर हम अपने देश में इन्हें शामिल करें, इसी पहल के तहत एक एग्रीमेंट के मुताबिक सिक्किम भारत में ऐड हुआ था। सिक्किम में उस समय राजशाही थी, तो सिक्किम के राजा और भारत की सरकार के बीच एक एग्रीमेंट साइन होता है, जिसके तहत सिक्किम एक एसोसिएट स्टेट के तौर पर हमारे देश में जोड़ा गया था। आर्टिकल 2A को संविधान में ऐड करके सिक्किम हमारे देश का एक एसोसिएट स्टेट बनाया गया था। एसोसिएट स्टेट यानी पूरी तरह से सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था। सिक्किम अपने फैसले लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र था, लेकिन क्योंकि सिक्किम एग्रीमेंट के तहत भारत का एसोसिएट स्टेट बनने को तैयार हो गया था, तो एग्रीमेंट के मुताबिक उसकी कुछ शर्तें भी थीं। उन्हीं शर्तों के तहत हमारे देश भारत को उसका डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स हैंडल करना था। साथ ही साथ इस एग्रीमेंट के तहत सिक्किम अपने दो रिप्रेजेंटेटिव्स को भारत की लोकसभा और राज्यसभा में भेज सकती थी। उनकी सारी ताकतें बाकी सभी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जैसी ही होंगी, लेकिन बस वो भारत के प्रेसिडेंट इलेक्शन में वोट नहीं कर सकते थे। संविधान निर्माताओं ने क्योंकि पूरे संविधान में एसोसिएट स्टेट जैसा कोई कॉन्सेप्ट इंक्लूड नहीं किया है, इस वजह से एसोसिएट स्टेट का संविधान में पहले से कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस प्रोवाइड करने के लिए हमारे देश की सरकार ने आर्टिकल 2 में आर्टिकल 2A को जोड़ दिया और सिक्किम को भारत का एसोसिएट स्टेट बना दिया। हालांकि उस वक्त काफ़ी समय से सिक्किम देश में मोनार्की खत्म करने की मांग चल रही थी और वहाँ के लोग चाहते थे कि हम भारत का हिस्सा हो जाएं। इस वजह से 2 महीने के अंदर ही सिक्किम एसोसिएट स्टेट से हटकर पूरी तरह से भारत का हिस्सा बन जाता है। पूरी तरह से सिक्किम के हमारे देश का हिस्सा बनने के बाद आर्टिकल 2A की कोई वैलिडिटी नहीं रह जाती थी। इस वजह से आर्टिकल 2A को रिपील कर दिया जाता है और अब ये संविधान का हिस्सा नहीं है। सिर्फ आर्टिकल 2 ही भारत के संविधान का हिस्सा है, जो पार्लियामेंट को सिर्फ एक लॉ बनाकर किसी नई स्टेट को भारत में ऐड करने की ताकत देता है। So today we have discussed Article 2 of Indian Constitution. In next video we will discuss about Article 3. I hope you have enjoyed this video. We will meet in the next video.